Hello everyone, welcome to Do for Exam. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर लेट वीडियो। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इन दिनों आप लोगों ने चैनल को जो प्यार दिया है उसके लिए मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। अब मैं लाइफ में कितना भी बिजी हूँ लेकिन आप लोगों से ज़रूर जुड़ी रहूँगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 5 के बारे में। भाग 4 तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैं अपने पॉलिटी सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू रखूं, तो इसलिए मैं आज आपसे संविधान के भाग 5 को डिस्कस करूँगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाग 4 का, यानी कि जिसे 4A भी कह सकते हैं आप, 4A आपका बीच में छूट रहा है, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है, तो वो आपका बीच में छूट रहा है, जिसमें जो है मैं उसका वीडियो इसके बाद ही अपलोड कर दूँगी, सो डोंट वरी। जैसा कि आप जानते हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे, तो हम सारे पार्ट्स को जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ही पढ़ते रहेंगे। तो भाग 5, जिसमें हम आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट ये है कि भाग 5 को आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक डिस्क्राइब किया गया है। भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया है, द यूनियन जिसे कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं भाग 5 में केंद्र सरकार और उसका प्रशासन कैसा है, ये हम भाग 5 में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें भाग 5 में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक पढ़ना है, तो इसलिए हम इसे जो है सब्जेक्ट्स बांट लेते हैं इसके, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें किन किन आर्टिकल्स तक हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आज हम राष्ट्रपति जी के बारे में, जो हमारे देश के सबसे महान हस्ती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। बाकी जो है पूरे भाग 5 में आते कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को हमको पढ़ना है भाग 5 में। मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है, महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, और हमें कैग के बारे में पढ़ना है। CAG, कैग सुना होगा आपने। ठीक है, तो राष्ट्रपति देश की सबसे बड़ी हस्ती, जिनको कहते हैं हम देश के संवैधानिक प्रमुख, अगर हम कहेंगे तो राष्ट्रपति महोदय जी देश के, हमारे भारत देश के पहले नागरिक हैं। तीनों सेनाओं के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के प्रधान कमांडर हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे पावर होते हैं, जिनका यूज़ वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। आप समझ रहे हैं कि वो खुद से कोई चीज़ नहीं करते हैं, हमेशा मंत्रिपरिषद की एडवाइस लेते हैं, तब करते हैं। सुना होगा ना आपने, नाम बड़े दर्शन छोटे, तो बस वही है। राष्ट्रपति जी को हम आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन जानेंगे कौन सा आर्टिकल क्या कहता है राष्ट्रपति जी के बारे में। तो सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। समझ रहे हैं, संघीय कार्यपालिका यानी केंद्र की मैं बात कर रही हूँ, यूनियन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो जो है संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। इट मीन्स हम इंडिया को बिना प्रेसिडेंट के इमेजिन नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट होना ही है। अब आ जाइए आर्टिकल 53 क्या कहता है। तो आर्टिकल 53 कहता है कि संघ कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका की सारी शक्ति जो है, सारी पावर है, वो राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछे कि संघ कार्यपालिका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसकी एक्चुअल पावर किसके पास है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे कि कौन या कितने लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट किस व्यक्ति को बनना चाहिए। तो इसके लिए प्रेसिडेंट का निर्वाचन करना होता है। निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेगा, बात ये आती है। इस बात को बताया गया है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 बताता है कि कौन से ऐसे लोग होंगे जो राष्ट्रपति को चुनेंगे, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए, ये डिसाइड होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर से सुनिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मैंने कहा निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ निर्वाचित सदस्य पार्ट ले रहे हैं, मनोनीत सदस्य पार्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके साथ ही 70वें संविधान संशोधन में ये किया गया, 1992 में 70वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। इस तरह से कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। ये बात क्लियर हो गई है। अब ये तो हो गई बात आर्टिकल 54 की। अब आ जाइए आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 क्या बताता है कि राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया कैसी की जानी चाहिए। बुक की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान कैसा होना चाहिए, ये बात कहाँ बताई गई है, आर्टिकल 55 में। देखिए मेरी बात को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में बिठाइएगा। आर्टिकल 54 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझना होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। थोड़ी सी टिपिकल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए 2 प्रिंसिपल दिए हैं। पहला प्रिंसिपल कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी सभी राज्यों से स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर राज्य के हर व्यक्ति की बराबर भागीदारी राष्ट्रपति चुनाव में होनी चाहिए, यानी कि हर एक इंसान पार्ट लेना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में। बराबर की भागीदारी के लिए संविधान में एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी कि हर राज्य का हर कैंडिडेट या हर एक नागरिक जो है समान रूप से पार्ट लेना चाहिए। तो उस राज्य का जो प्रतिनिधित्व कर रहा हो वो भी समान रूप से पार्ट ले, और साथ ही साथ राज्य और केंद्र के बीच जो है वो समानता बनी रहे। अब ये समानता प्राप्त करने के लिए राज्य की विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्य के वोट की वैल्यू फिक्स कर दी गई है। फिर से सुनिए, राज्य की जो विधानसभाएं हैं और संसद, उनके प्रत्येक सदस्य यानी कि जिनको हम अपना प्रतिनिधित्व बनाते हैं, अपने राज्य से भेजते हैं वहाँ, वो उनकी वोट की वैल्यू जो है वो फिक्स कर दी गई है। अब ये लोग कौन हैं? ये लोग विधायक और सांसद। आप विधायक को चुनते हैं ना, वोट डालते हैं विधायक के लिए, सांसद को चुनने के लिए उनके लिए वोट डालते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व ही तो करते हैं। तो उनकी वोट की वैल्यू जो है फिक्स कर दी गई है। अब वोट की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो अगर हम विधानसभाओं की पहले बात करें तो इसके लिए वोट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? विधानसभा यानी विधायक की बात करेंगे हम। तो एक विधायक की वोट की वैल्यू जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, उस राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को 1000 से गुणा करने पर जो वैल्यू मिलेगी हमें, उस वैल्यू से हम कुल जनसंख्या में भाग कर देंगे। उसके बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो एक विधायक की वोट की वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसी तरह जब हम संसद में आएंगे तो हम एक सांसद के वोट की वैल्यू निकालेंगे। जाहिर सी बात है, संसद की बात करेंगे तो सांसद की बात करेंगे। तो एक सांसद की वोट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? सभी राज्यों के विधायकों के मतों के कुल मूल्य को, यानी कि सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनके जो मत होंगे, उनकी मतों की जो वैल्यू होगी एक्चुअली, उस वैल्यू को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से प्राप्त हो जाएगी हमें एक सांसद की वोट की वैल्यू। तो ये क्या था? ये पूरा प्रोसेस था प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि बराबर वैल्यू। अब इस प्रोसेस से हमें ये तो पता चल गया कि राष्ट्रपति चुनने में हमारी बराबर की भागीदारी कैसे हुई। अब सेकंड प्रिंसिपल में हम ये जानेंगे कि किस तरह से किसी एक व्यक्ति को प्रायोरिटी देकर उसे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा कहता है कि निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति से हो। थोड़ा सा टफ वर्ड है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये क्या होता है? तो ये प्रोसेस एक सीक्रेट वोटिंग है। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको हम एक प्रायोरिटी जो है सीक्वेंस देते हैं, एक वरीयता क्रम में हमें रखना होता है। यानी जो मतदाता है उसे सिर्फ एक मतपत्र दिया जाएगा। मतदाता वोट करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे, उम्मीदवार यानी जो लोग राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होंगे उनके नाम के आगे अपनी प्रायोरिटी लिख देगा। अब जैसे अगर 4 उम्मीदवार खड़े हैं
तो आप उसमें से पहली प्रायोरिटी आप किसे देना चाहते हैं उसके नाम के आगे 1 लिख देंगे, दूसरे पे आप किसे देखना चाहते हैं उसके नाम के आगे 2 लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपनी वरीयता क्रम निर्धारित करेंगे कि किसे जो है नंबर 1 पे होना चाहिए। तो अब किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। अब ये निश्चित भाग कैसे पता चलेगा कि कुल जितने भी मत मिले हैं, जितनी भी प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, उसमें से एक निश्चित भाग कैसे मिलेगा? तो इसको निकालने के लिए कुल वैध मत, यानी जितने भी कुल वैध मत पड़े हैं, उनके निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ पे केवल एक उम्मीदवार की बात की जा रही है, एक उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में जो निर्वाचित होता है उसकी बात हो रही है। तो उसकी संख्या में 1 जोड़कर, यानी कि 1 की बात करेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो कुल वैध मतों में 2 से भाग करने पर जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ये फार्मूला मैं लिख दे रही हूँ नीचे, कुल वैध मत अपॉन 2 + 1। ठीक है, तो इस तरह हम क्या प्राप्त कर लेंगे जो है कि निश्चित मतों का भाग प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई भी उम्मीदवार ये निर्धारित वोट्स पा लेता है तो उसे हम निर्वाचित घोषित कर देते हैं या उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो आपको थोड़ी सी अगर कंफ्यूजिंग लगी ये प्रोसेस या कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आ जाइए अगले आर्टिकल पर। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होगा। ज़्यादा कोई इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, 5 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। अगला आर्टिकल है 57 आर्टिकल क्या कहता है कि एक व्यक्ति के एक से अधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बारे में बात कही गई है, जिसकी कोई संख्या भी निर्धारित नहीं है, यानी कि कोई एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। बात समझ में आई कि आर्टिकल 57 कहता है कि कोई एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसकी कोई संख्या भी निर्धारित नहीं है कि 2 बार बन सकते हैं या 3 बार बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, कई बार बन सकता है। अब जैसे कि यूएसए में है, वहाँ पे एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तो उस तरह इंडिया में कुछ ऐसा निर्धारित नहीं है। आते हैं आर्टिकल 58 पे। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति देखिए, पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 ईयर होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आ जाइए आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद की जो शर्त है उसका प्रावधान दिया हुआ है। राष्ट्रपति पद की शर्त क्या है? शर्त में देखिए, पहली शर्त कि राष्ट्रपति किसी लाभ पद पर ना हो, यानी कि कोई और वो जॉब ना कर रहे हों या उनको कोई सरकारी पैसा ना मिल रहा हो। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति को आजीवन आवास, बिजली, यात्रा, सुरक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त होंगी, पहली चीज़। उसके साथ साथ राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन में, उनके भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये शर्तें हैं राष्ट्रपति पद की। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 हमें राष्ट्रपति के ऊपर चलाए गए महाभियोग के बारे में बताता है। महाभियोग का जो प्रोसेस है वो यूएसए से लिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है महाभियोग कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो यूएसए से लिया गया है। अब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाते कब हैं, यानी कि कब ऐसा हम डिसाइड करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति पद के जो है लायक नहीं है, इसे अब हटाया जाए? तो या तो राष्ट्रपति कोई संवैधानिक उल्लंघन करते हैं, या उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, या कोई जो है उनका आचरण गलत है, ऐसी कोई चीज़ें पाई जाती हैं तो हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला सकते हैं। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने के लिए करना क्या होता है, प्रोसेस क्या है, तो ये जानते हैं। लाता कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। मेरा यहाँ मतलब है सभी सदस्य से, यानी कि निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी, वो मिलकर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकते हैं। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, 1/4 + 14 + 2/3 + 2/3।
अब इसमें से 1/4, 14, 2/3 इनका क्या मतलब है ये मैं भी डिस्क्राइब करती हूँ। सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए, 1/4 प्लस 14 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अब पहले 1/4 का क्या क्या मतलब है कि जो सदन, यानी चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जो भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित घोषणा पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है 14 मतलब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि जो है हम आपके ऊपर महाभियोग चला रहे हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जो दिया हुआ है पहला 2/3, तो उसका क्या मतलब है, उसे मतलब है कि जो भी सदन जो है महाभियोग चलाने के लिए लाया है वो संबंधित सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा वो पारित किया गया हो महाभियोग। ठीक है, अब अगला 2/3 क्या है, अगला 2/3 यानी कि जो सदन पहले लाएगा उसके 2/3 सदस्यों द्वारा जो है पारित किया गया हो। अगला 2/3 मतलब अगले सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर दिया गया हो। अगर ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही हो जाती है, पूरी पूर्ण हो जाती है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटेबल पॉइंट मैंने बताया है, जैसे क्या निर्वाचक जो मंडल होता है यानी कि जो राष्ट्रपति चुनते हैं उसमें कौन कौन से लोग थे या कौन नहीं थे। वहाँ क्या नहीं था, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में थे लेकिन महाभियोग मंडल में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ महाभियोग में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य हैं महाभियोग में लेकिन निर्वाचक मंडल में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। यहाँ से राष्ट्रपति जी महोदय हमारे खत्म हो जाएंगे। है तो वैसे और भी बहुत सारी बातें, मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगी राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन जो आर्टिकल्स हैं वो यहीं तक है। तो अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के को अगर पद से हटा दिया जाए तो अगले राष्ट्रपति को उसका जो चुनाव है, जो उसका निर्वाचन है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान होंगे ये बताया गया है। अब बात आ जाती है कि राष्ट्रपति को पद से हम हटा किस स्थिति में सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ऐसी स्थितियाँ दी गई हैं जिनके आधार पे हम राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। पहली स्थिति, कार्यकाल पूर्ण हो जाए, यानी कि 5 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है हम दूसरे राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। अगला, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं यानी रिजाइन कर देते हैं अपने पद से। उसके बाद तीसरा, अगर उनके ऊपर हम महाभियोग चला देते हैं तब वो पद मुक्ति हो सकती है उनकी। उसके अलावा अगर कार्यकाल के बीच में ही राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है। उसके अलावा लास्ट 5वीं कंडीशन ये है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति, यानी जैसे उनको ऐसा कोई बीमारी हो जाए कि वो मानसिक स्थिति उनकी ठीक ना हो, तो उस स्थिति में भी हम दूसरे राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स थे हमारे राष्ट्रपति जी महोदय के बारे में। राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ से ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगी राष्ट्रपति के ही बारे में। काफ़ी सारी बातें हैं, यानी जैसे कि इनके पावर्स के बारे में और कौन कौन से राष्ट्रपति हमारे देश में रहे हैं, उनके क्या कार्यकाल रहे हैं, और भी महत्वपूर्ण बातें जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, उन सबको लेके एक वीडियो मैं बनाऊंगी राष्ट्रपति के बारे में। और उसके अलावा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो। ओके, इस तरह देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। हम सबको पता है जो है बाहर स्थितियां ख़राब हैं, कोविड चल रहा है, लेकिन फिर भी घर में रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू सो मच।